बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ए लेवल अकाउंटिंग, जिसका कोड है 9706/32, उसका अक्टूबर नवंबर 2020 का पेपर 3 करने जा रहे हैं। पेपर 3 के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। आपको कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे फोल्डर मिलेगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा 2021 के जो पेपर्स हैं और 2020 फेब मार्च और मई जून, ये पेपर भी मैंने कराए हैं, ये भी आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए इट्स एन एक्सेलेंट रिसोर्स। और हम आज अपने लेक्चर का स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है रेशो एनालिसिस। डिफरेंट किस्म की रेशोज़ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स होते हैं, उनको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट रेशोज़ इस्तेमाल करते हैं और उसकी मदद से हम देखते हैं कि हमारा बिज़नेस जो है वो किस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। तो देयर आर डिफरेंट इंडिकेटर्स कि हमारी लिक्विडिटी की पोजीशन क्या है, हमारी जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है कि हम कितने अरसे के अंदर माल हम जो बेचते हैं, माल ख़रीदते हैं, फिर माल बेचते हैं, और पैसा हमारे पास कितने अरसे में आता है, पेमेंट हम कितने अरसे में करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें डिफरेंट कंपोनेंट्स की मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यूजुअली जो है नॉर्मली हर साल हर हर अटैम्प्ट के अंदर जो है एग्जामिनर किसी ना किसी तरीके से इसको पूछ रहा होता है। तो प्रीवियसली भी मैंने पेपर्स कराए हैं ये वाले, आप उनको भी जाकर देखें। और इसको देखते हैं, कहता है आरपी लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 जनवरी 2020। 31 जैन 2020 को इन्होंने कैश सेल्स आपको दी हुई है, क्रेडिट सेल्स आपको दी हुई है, कैश परचेजेज है और क्रेडिट परचेजेज आपको दी हुई है। अगर आप देखें उठा के तो कैश सेल्स और जो क्रेडिट सेल्स है आपकी, और कैश परचेजेज और क्रेडिट परचेजेज, तो मोर और लेस आपको सेम लगेगी। क्योंकि देखिए क्रेडिट के ऊपर परचेज सेल्स आप ज़्यादा कर रहे हैं, तो क्रेडिट के ऊपर परचेजेज भी आपने ज़्यादा करी है। वेयरएज कैश के ऊपर जो ख़रीदारी आप कर रहे हैं वो कम है, और इसी तरीके से कैश के ऊपर जो माल आप बेच रहे हैं अब वो भी फिगर कम है। तो मोर और लेस कैश का कंपोनेंट अगर हम देखें तो सेल्स का और परचेजेस का मोर और लेस सेम नज़र आता है हमें। क्या अगर हम सेल्स को, क्रेडिट सेल्स को और क्रेडिट परचेजेस को हम कंपेयर करें तो ये कंपनी जो है इसका मेजर फोकस जो है वो क्रेडिट के ऊपर ही है कि ये क्रेडिट पे ही माल बेचती है और क्रेडिट पर ही माल ख़रीदती है, और कैश के ऊपर जो ख़रीदारी करती है या जो माल बेचती है वो एज़ कम्पेयर टू क्रेडिट के मुकाबले में काफ़ी लोअर साइड के ऊपर है। इन्वेंट्री 1 फरवरी 2019 की दी हुई है, और इन्वेंट्री एट 31 जैन, और 31 जैन को ही फॉर द ईयर एंडेड हमारा साल ख़त्म हो रहा है। तो ईयर एंड की फिगर भी इसने दी हुई है आपको। अगर इन दोनों को मैं प्लस करूं, ओपनिंग और एंडिंग को, तो ओपनिंग इन्वेंट्री 1150 और एंडिंग इन्वेंट्री है 1650। इन दोनों को प्लस करके 2800 आता है, और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 2 से, तो मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री आ जाती है। एवरेज इन्वेंट्री $1400 की एवरेज इन्वेंट्री। ये हम डिफरेंट रेशोज़ के अंदर एवरेज इन्वेंट्री यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके हिसाब से आप इसको देख लें। ट्रेड रिसीवेबल जो पैसा कस्टमर से रिसीव करना है आपको $1500 है, वेयर एज यू हैव टू पे टू योर सप्लायर $760 आपको पे करने हैं अपने सप्लायर्स को। नंबर ए में कहता है कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल साइकिल रेशो, राउंड अप योर आंसर फॉर द नेक्स्ट होल डे। के राउंड अप कर दें आप अपने आंसर को होल डे। अगर मिसाल के तौर पे 45.5 आ रहा है, इसको 46 डेज़ के अंदर कर दें। 45.3 और 4 है तो इसको 45 रहने दें, तो राउंड अप कर दें इसको। एनी हाउ, वर्किंग कैपिटल साइकिल रेशो क्या होती है? जब मैं सिलेबस, जब भी इन्वेंट्री रेशो एनालिसिस मैंने आपको कराई, मैंने कहा आपको कैम्ब्रिज पे जाके आप सिलेबस अगर अपना निकालें, तो सिलेबस के अंदर उसने खुद एग्जामिनर ने जो है, जो कैम्ब्रिज ये जो सिलेबस जो है उसके अंदर रेशोज़, डिफरेंट रेशोज़ आपको दी हुई हैं। इनको मैंने कहा था आप देखते रहें, तो इसको देखते रहेंगे तो ये फार्मूलाज जो हैं ये भी आपके दिमाग में रहेंगे। एंड ये डिफरेंट किस्म की रेशोज़ जब एग्ज़ाम्स में आएंगी तो आपके लिए आसानी होगी कि आप उसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप ट्रेड रिसीव जो वर्किंग कैपिटल साइकिल रेशो की बात करें, तो वर्किंग कैपिटल इन डेज़ अगर हम देखें तो ये देख रहे होंगे इसके अंदर कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ए लेवल 4.4 के अंदर ये बताता है वर्किंग कैपिटल साइकिल रेशो निकालने का तरीका क्या है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज
कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज का मकसद है कि कितने दिन लगे कस्टमर से पैसा रिसीव करने के अंदर, इसमें प्लस कर दें इन्वेंट्री टर्नओवर के इन्वेंट्री को बिकने में, सेल होने में कितने दिन लगे। अगर इन दोनों डेज को हम प्लस करते हैं और इसमें से ट्रेड पेएबल के सप्लायर को हम कितने दिन में पे कर रहे हैं, तो फिर ये हमारी वर्किंग कैपिटल साइकिल इन डेज आ जाती है। अब इसमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज निकालने का फार्मूला क्या है, ये भी इसके अंदर इसने एफिशिएंसी रेशो के अंदर के बिजनेस की अगर आप एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी कैलकुलेट आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का फार्मूला क्या है कि ट्रेड रिसीवेबल को ऊपर रखें, डिवाइड कर दें क्रेडिट सेल्स से डिवाइड करें, देखें, और मल्टीप्लाई कर दें 365 डेज से। इसी तरीके से ट्रेड पेएबल टर्नओवर आल्सो नॉन एज एवरेज पेमेंट पीरियड, और इसी तरीके से एवरेज कलेक्शन पीरियड भी, इसको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर को किस नाम से पुकारते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड के नाम से भी इसको पुकारते हैं, और ट्रेड पेएबल टर्नओवर को जो है एवरेज पेमेंट पीरियड के नाम से भी पुकारते हैं। इसको याद रखिएगा, डिफरेंट किस्म की टर्म्स एग्जामिनर यूज़ कर सकता है, तो यू मे बी कन्फ्यूज्ड इन एग्ज़ाम के यार ये क्या बात कर रहा है, तो इसलिए इसको यहाँ पर आप नोट कर लें अपने पास कि इसके दो नाम हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर और एवरेज कलेक्शन पीरियड, बोथ आर सेम। ट्रेड पेएबल टर्नओवर या एवरेज पेमेंट पीरियड ये भी सेम है। इसका फार्मूला है ट्रेड पेएबल को ऊपर रखते हैं, डिवाइड करते हैं क्रेडिट परचेजेस से। आप देखें कंपोनेंट यहाँ भी क्रेडिट सेल्स आ रही है और यहाँ पर क्रेडिट परचेजेस आ रही है, तो इसको जहन में रखिएगा, क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेजेस। कैश का कंपोनेंट हम शामिल नहीं करेंगे। अलबत्ता इन्वेंट्री टर्नओवर के अंदर आप देख रहे होंगे फार्मूला एवरेज इन्वेंट्री, मैंने इसीलिए एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट की थी। और कॉस्ट ऑफ सेल्स, अब कॉस्ट ऑफ सेल्स की जब ये बात कर रहा है तो क्रेडिट परचेजेस की बात नहीं कर रहा है, क्रेडिट परचेजेस के अंदर हम कैश परचेजेस को भी प्लस कर देंगे, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात कर रहा है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर क्रेडिट परचेजेस भी आती है और कैश परचेजेस भी आती है, ये जहन के अंदर रखिएगा। तो ये जो तीन फार्मूले हैं वो आपको इसने दिए हुए हैं। अब उसके बाद में आप यहाँ आएँ, यहाँ आके जब कैलकुलेट करेंगे आप, तो कैलकुलेट करना आसान है। सबसे पहले आपने कैलकुलेट किया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का फार्मूला उसने आपको बताया, मैं आपको समझा के आ रहा हूँ कि ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल आप देखें तो $1,500 आपको दिया हुआ है, और क्रेडिट सेल्स जो है 7260 दी हुई है। तो 1500 डिवाइडेड बाय 7260 मल्टीप्लाइड बाय 365, 76 डेज आए। हम अगर इसे कैलकुलेट करते हैं तो 1500 डिवाइडेड बाय 7260 मल्टीप्लाइड बाय 365, बट आई गेट 75.41 आया है। तो 75.41 को राउंड अप करके इसने 70, यानी पूरा ही आप राउंड अप कर दिया है इसने, तो 76 के अंदर 76 डेज आपके पास ये आ गया। उसके बाद सेकंड आ जाए, सेकंड फार्मूला, सेकंड क्या कहता है ये आपसे, ट्रेड पेएबल टर्नओवर। ट्रेड पेएबल टर्नओवर का फार्मूला हमने देखा था कि ट्रेड पेएबल को ऊपर रखें, ये ट्रेड पेएबल आप देख रहे होंगे, इसको ऊपर रखेंगे, और क्रेडिट परचेजेस जो है उसको नीचे रखेंगे। क्रेडिट परचेजेस कितनी है, 4670। देखें 4670 नीचे आ गया, जो आपकी क्रेडिट परचेजेस है 760 ऊपर हो गया, एंड मल्टीप्लाइड बाई 365। तो 760 डिवाइडेड बाय 4670 मल्टीप्लाइड बाई 365, 59.38। तो इसका मतलब है राउंड अप करने का मकसद यहाँ पर यह हुआ कि अगर किसी भी एक एब्सोल्यूट नंबर के बाद अगर कोई डेसिमल के अंदर फिगर्स आ रही है तो आप उसको ऑनवर्ड ले जाके लिख दें। ये ऑनवर्ड लिख के इसने 60 डेज इस तरीके से यहाँ लिख दिया राउंड अप करके कि आपके पास 60 डेज आ गया। इसका मकसद है ऑन एन एवरेज आपको 2 मंथ्स लगते हैं, 2 मंथ्स में आप अपने सप्लायर की पेमेंट कर रहे हैं। वेयर एज ट्रेड रिसीवेबल जो पैसा कस्टमर से आ रहा है वो 76 डेज में आपके पास आ रहा है। तो अपेरेंटली तो पोजीशन ख़राब ही है कि पैसा आप जल्दी पे कर रहे हैं और पैसा आपके पास ज़्यादा दिनों में रहा है। और नंबर थर्ड फिर इसके अंदर क्या करेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला एवरेज इन्वेंट्री $1,400 मैंने कैलकुलेट करके आपको बताई थी, ये $1,400। और कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने का तरीका तो देखें सिंपल है कि ओपनिंग इन्वेंट्री 1150 आपके पास है, ओपनिंग इन्वेंट्री इसमें ऐड कर दें परचेजेस दोनों लीजिएगा। ये कैश परचेजेस आपके पास 630 है,
और इसमें क्रेडिट परचेजेस जो है 4670, ये भी प्लस करते हैं 5300, इन दोनों को प्लस करके 5300 आपने यहाँ लिख दिया। 5300, 1150, 6450, इसमें से लेस कर दें एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है आपके पास? 1650। तो 4800, ये आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 4800। तो देखें ये 4800 इस तरीके से इसने निकाला, मल्टीप्लाइड बाई 365, 107 डेज। इसका मकसद है मोर देन 3 मंथ्स आप इन्वेंट्री होल्ड करते हैं, मोर देन 3 मंथ्स लगते हैं माल बिकने में आपको। तो अपेरेंटली द सिचुएशन इज़ नॉट गुड कि इन्वेंट्री का टर्नओवर भी डेज में काफ़ी बड़ा है। और वर्किंग कैपिटल साइकिल रेशो जो उसने कैलकुलेट करने को कहा था, उसका क्या होता है कि इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज प्लस कर देते हैं टर्नओवर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। तो 107 इन्वेंट्री का था और रिसीवेबल को बिकने में 76 डेज लगते हैं, इनको प्लस कर दें एंड माइनस कर दें ट्रेड पेबल टर्नओवर इन डेज। तो माइनस करके आपने 123 डेज निकाला, यानी होल साइकिल आपका बिजनेस का माल ख़रीदने से लेके और पेमेंट आप करने से लेके कस्टमर से जो पैसा रिसीव होता है 123 डेज़ का साइकिल है आपका। ये आपका पार्ट 1 हो गया। उसके बाद में कहता है द एवरेज इंडस्ट्री एवरेज फॉर द वर्किंग कैपिटल साइकिल रेशो इज़ 100 डेज। कि ओवरऑल जो जिस किस्म की जो ये काम कर रहे हैं, आरपी लिमिटेड जिस तरीके से काम कर रही है, जो भी ये बिज़नेस करती है, उससे मिलती जुलती जो फर्म्स हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका जब इन्होंने एवरेज वर्किंग कैपिटल साइकिल रेशो देखा तो वो 100 डेज है। तो कहता है कि कंपेयर योर आंसर टू विद द इंडस्ट्री एवरेज, कि आपका जो निकला है, हमारा कितना निकला था? हमारा 123 डेज निकला है, तो हमारा साइकिल ज़्यादा है, वेर एज इंडस्ट्री का एवरेज जो है वो सिर्फ 100 डेज है। सजेस्ट रीजन्स फॉर द डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो देखिए, एक तो ये कि ये एवरेज का लफ्ज़ है। इंडस्ट्री एवरेज का मकसद ये है कि डिफरेंट किस्म की फर्म्स को खोल के एवरेज इन्होंने कैसे निकाला है ये हमें नहीं पता। तो हो सकता है कि हमसे बिल्कुल मिलती जुलती जो कंपनी हो, उसका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल रेशो हो वो ज़्यादा हो, और किसी और का जो थोड़ा सा सिमिलरिटीज़ नहीं है उसका कम हो। तो क्योंकि ये एवरेज निकाल रहे हैं तो कोई ज़्यादा भी होगा, कोई कम भी होगा। अगर ये पूरा डेटा हमारे पास होता और सारी इन्फॉर्मेशन होती तो हम ज़्यादा अच्छा कमेंट्स कर सकते थे इसके ऊपर, लेकिन अभी ओवरऑल हम कर देते हैं कमेंट्स इस पर। ओवरऑल तो हमारी रेशो ख़राब ही है, लेकिन इंडस्ट्री एवरेज का कंपोनेंट्स हमारे पास नहीं है तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल्ड से इस पर बात नहीं कर सकते। यहाँ भी देखें कुछ यही है, कंपैरिजन इज़ डिफ़िकल्ट विदाउट नोइंग द कंपोनेंट्स ऑफ एवरेज रेशो के इंडस्ट्री एवरेज रेशो के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, उसके बगैर कंपैरिजन करना मुश्किल है। हाउएवर द रेशो इंडिकेट्स दैट द कंपनी में बी होल्डिंग टू मच इन्वेंट्री। हम तो यही कह रहे हैं कि हमारी इन्वेंट्री को 107 डेज़ लग रहे हैं, यानी तकरीबन मोर देन 3 मंथ्स हम अपने पास इन्वेंट्री होल्ड कर रहे हैं। तो ये कोई अच्छी साइन नहीं है, हमें जल्दी बेचना चाहिए। 107 डेज़ आप देख रहे हैं तो मोर देन 3 मंथ्स हमें लगते हैं, विच इज़ पॉसिबल गिवन द आइटम्स आर हेल्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स। के इन्वेंट्री को हम मोर देन 3 मंथ्स अपने पास रखते हैं, फिर माल बिकता है हमारा। द रेशो इंडिकेट्स दैट द कंपनी में बी गिविंग टू मच क्रेडिट टू इट्स कस्टमर्स। हमारा रिसीवेबल टर्नओवर जो है वो 76 डेज़ हमने निकाला था, जबकि हम सप्लायर को पेमेंट 60 डेज़ में कर रहे हैं। तो ये रेशो भी हमारा कोई अच्छा नहीं नज़र, अपेरेंटली नज़र नहीं आता अच्छा, क्योंकि 76 डेज़ में पैसा आ रहा है और 60 दिन में हमें पैसा देना है। तो कहाँ से देंगे पैसा? बैंक से लेंगे, ओवरड्राफ्ट लेंगे, तो कैश लिक्विडिटी क्राइसिस कंपनी के अंदर पैदा हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट, ये भी वही बातें कर रहा है यहाँ पे कि द रेशो इंडिकेट्स द कंपनी में बी गिविंग टू मच क्रेडिट टू इट्स कस्टमर विच इज़ पॉसिबल गिविंग द डेटर्स आर टेकिंग अबाउट 2.5 मंथ्स टू पे। डेटर्स तकरीबन 2.5 मंथ्स ले रहे हैं, तकरीबन मोर देन 75 डेज़। तो ये इशू है यहाँ पे। और द रेशो इंडिकेट्स दैट द कंपनी इज़ पेइंग इट्स सप्लायर टू क्विकली, कि हम अपने सप्लायर्स को जल्दी पेमेंट कर रहे हैं। या तो फिर ये करें कि सप्लायर्स जो है वो फिर 80 डेज़ में हम पे करें, कम से कम जब पैसा आ जाए हमारे पास कस्टमर से फिर पेमेंट करें, लेकिन इसको हम 60 डेज़ में कर रहे हैं, पैसा आ 76 डेज़ में रहा है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट दैट इज़ नॉट लाइकली सिंस इट इज़ टेकिंग ऑन एन एवरेज 2 मंथ्स टू पे। लेकिन क्योंकि 2 महीने भी काफ़ी होते हैं तो पता नहीं इंडस्ट्री के अंदर क्या एवरेज चल रहा है, इससे मिलती जुलती कंपनी सप्लायर्स को पेमेंट कब कर रही हैं।
लेकिन 2 मंथ्स लगते हैं। इसका मकसद है ओवरऑल रिविज़िट करने की ज़रूरत है बिज़नेस को, कि हम अपने बिज़नेस को, और ख़ासतौर पे जो ट्रेड रिसीवेबल की जो परसेंटेज है वो ख़तरनाक है, इन्वेंट्री वाली भी ख़तरनाक है। इन्वेंट्री पे काम करना चाहिए ताकि उसके टर्नओवर इन डेज़ जो है थोड़े कम हो, और रिसीवेबल पे काम करना चाहिए ताकि पैसा जल्दी आए हमारे। तो ये तो रीज़न्स थी जो इन्होंने लिख दी हैं। अब आगे आते हैं, कहते हैं कि एक्सप्लेन वाई कैश सेल्स and cash purchases might affect the usefulness of the working capital cycle ratio to the directors. एक्सप्लेन करें कि वाई हैविंग कैश सेल्स एंड कैश परचेजेस माइट अफेक्ट द यूजफुलनेस। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल रेशो के अंदर नॉर्मली हमने ये देखा कि वो एज्यूम करती है, क्योंकि उसमें 3 रेशो आ रही हैं वर्किंग कैपिटल के अंदर। देखें, अब ये जो ट्रेड रिसीवेबल है इसमें हम क्रेडिट सेल्स लेते हैं। आपने देखा होगा, मैंने बताया था आपको, ये क्रेडिट सेल्स आ रही है, और ट्रेड पेबल के अंदर क्रेडिट परचेजेज आ रही है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि इन्वेंट्री जो है इसके अंदर जब कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने निकाली तो इसमें कैश परचेजेस को हमने शामिल कर लिया। तो अगर कंपनी मिसाल के तौर पे कैश का कंपोनेंट्स, ये तो इस कंपनी के अंदर जब मैं सवाल आपको समझा रहा था तो मैंने शुरू में समझाया था कि इस कंपनी में तो चले आसानी है, क्योंकि हमारी जो कैश सेल्स और कैश परचेजेस है ये मोर और लेस सेम है, रेशो इसका मोर और लेस सेम बनता है। लेकिन अगर किसी कंपनी के अंदर ये कैश का रेशो ज़्यादा हो, कि आप कैश के ऊपर माल ज़्यादा बेचते हैं और ख़रीदते भी हैं, तो फिर ये यूज़फुलनेस इस रेशो की बिगड़ जाती है, क्योंकि कैश परचेजेस और कैश सेल्स को तो आप ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर और ट्रेड पेएबल टर्नओवर के अंदर लेते ही नहीं है। तो वहाँ पर इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी आपको इन रेशो को यूज़ करने में, क्योंकि वहाँ ये फिगर आप ले ही नहीं रहे हैं, और अगर वो फिगर ज़्यादा है बहुत बड़ी तो फिर डिस्टॉर्टेड फिगर आपकी कैलकुलेट होगी वर्किंग कैपिटल साइकिल की। ये एक प्रॉब्लम है इसके अंदर। लेकिन हमारे इस सवाल के अंदर तो क्योंकि मोर और लेस रेशो, ये फिगर्स ही बहुत कम है और मोर और लेस मैच कर रही हैं, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। द रेशो एज्यूम्स दैट ऑल सेल्स एंड परचेजेज आर ऑन क्रेडिट, जो मैं समझा के आ रहा हूँ। हाउ एवर द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल सेल्स विच आर फॉर कैश इज़ ब्रॉडली सिमिलर टू द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल परचेजेज विच आर फॉर कैश। जैसे मैंने कहा कि इन दोनों के प्रोपोर्शन मोर और लेस सेम है, तो द इफेक्ट इज़ लाइकली टू बी स्मॉल। तो इसका मकसद है जो फिगर्स आपकी जो है उसके ऊपर इफेक्ट थोड़ा सा कम पड़ेगा। तो ये कंपनी, क्योंकि ये कैश परचेजेस और कैश सेल्स कम कर रही है और मोर और लेस उनके जो ट्रेंड है वो सेम है, तो इसलिए इसकी यूज़फुलनेस के ऊपर कोई ख़ास फर्क इस कंपनी पे नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर बता कैश सेल्स और कैश परचेजेस की फ़िगर ज़्यादा होती तो डेफिनेटली ये फिगर फिर सही आपको रिजल्ट्स नहीं दे रही होती। यू हैव टू टेक अकाउंट जो कैश परचेजेस और कैश सेल्स को भी आपको देखना पड़ता। तो ये अभी फ़िलहाल तो नहीं पड़ेगा इफेक्ट, क्योंकि प्रोपोर्शन जो है इनका छोटा है। आगे कहता है कि द इंडस्ट्री एवरेज फॉर द नेट वर्किंग कैपिटल, अच्छा कहता है कैलकुलेट द नेट वर्किंग एसेट्स टू रेवेन्यू रेशो, के नेट वर्किंग एसेट्स टू रेवेन्यू रेशो आप कैलकुलेट करें। तो नेट वर्किंग, ये देखें इसके अंदर नेट वर्किंग एसेट्स टू रेवेन्यू रेशो, रेवेन्यू माने सेल्स, ये दिया हुआ है। नेट वर्किंग एसेट्स कैसे आएंगे? इन्वेंट्री प्लस ट्रेड रिसीवेबल माइनस ट्रेड पेएबल। तो नेट वर्किंग एसेट्स जो है वो आपका आएगा इन्वेंट्री के अंदर, ट्रेड रिसीवेबल को प्लस कर दें, माइनस कर दें ट्रेड पेएबल, और उसको रेवेन्यू से डिवाइड कर दें। हमारे पास ये 3 चीज़ें जो हैं वो हैं हमारे पास, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए आपके पास इन्वेंट्री जो है वन एंडिंग इन्वेंट्री लीजिएगा, इसमें एंडिंग इन्वेंट्री 1650 आपके पास दी हुई है। इसमें एवरेज नहीं लीजिएगा, एंडिंग लीजिएगा। तो 1650 आपके पास ये नज़र आ रही होगी। ट्रेड रिसीवेबल की फ़िगर जो है वो कितनी है? 1500 है, और ट्रेड पेएबल 760 है। तो 1500 में से ट्रेड रिसीवेबल में से ट्रेड पेएबल को माइनस कर दें और जो आए उसको प्लस कर दें। तो एक्चुअली 1650 के अंदर ट्रेड रिसीवेबल 1500 प्लस कर दें, माइनस कर दें ट्रेड पेएबल, तो 2390 आएगा आपके पास। 2390 को 1140, ये आपके पास सेल्स है। देखिए इसके अंदर सेल्स लिखा हुआ है, इसमें क्रेडिट का लफ्ज़ नहीं है, तो इसका मकसद है कैश और क्रेडिट दोनों को प्लस कीजिएगा आप। तो ये 1140 कैश के ऊपर जो माल बेचा आपने, और 7260 ये क्रेडिट पे बेचा, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8400 आता है। तो इसको 8400 से डिवाइड कर दें। 2390 डिवाइडेड बाय 8400 मल्टीप्लाइड बाई 100,
व्हाट यू गेट 28.45%। ये आपके पास ये जो नेट वर्किंग एसिड्स हैं आपके, ये सेल्स का 28.45% बनते हैं। वेरेज ये आगे क्या बताता है, कहता है कि द इंडस्ट्री एवरेज फॉर द नेट वर्किंग एसिड्स टू रेवेन्यू रेशो इज़ 21%। के नॉर्मली जो इंडस्ट्री के अंदर इससे सिमिलर इंडस्ट्री जो काम कर रही हैं उनका एवरेज जो है 21% है, जबकि हमारा 28 है। इसका मकसद है कि हमारा रिसीवेबल भी ज़्यादा है और हमारी इन्वेंट्री भी ज़्यादा है। वो हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं कि ये इस कंपनी का प्रॉब्लम है कि दिस सजेस्ट दैट द आरपी लिमिटेड रेशो इज़ वर्स। This suggests that the inventory held is higher than the industry average and the trade receivable are also higher। ये दो चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं। अगर ये दो कम हो जाएंगी तो फिर डेफिनेटली ये रेशो नीचे गिर जाएगी और वो इंडस्ट्री से मैच करेगी। तो ये आपके पास आ गया। आगे कहता है कि वन ऑफ द डायरेक्टर हैज़ सजेस्टेड ऑफरिंग कैश डिस्काउंट टू क्रेडिट कस्टमर्स के कैश डिस्काउंट दे दिए जाएँ क्रेडिट कस्टमर को। अगेन वही बात आ गई कि रिसीवेबल को मैनेज करना है आपको ताकि पैसा जल्दी आपके पास आए। तो डायरेक्टर ये बात करता है, एडवाइस द डायरेक्टर वेदर और नॉट द कंपनी शुड स्टार्ट ऑफरिंग कैश डिस्काउंट टू क्रेडिट कस्टमर, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसका देखिए सिंपल है कि दे देना चाहिए कैश डिस्काउंट। ये देखते हुए देना चाहिए कि ज़रा देख लें कि कैश डिस्काउंट इनकम स्टेटमेंट में जाके एक्सपेंस बनेगा आपका। तो आप ये देख लें कि जो एक्सपेंस बन रहा है और जो पैसा आ रहा है, अगर पैसा ज़्यादा आ रहा है आपके पास, कस्टमर इसको डिस्काउंट ऑफ़र करके जल्दी आपको दे देते हैं पैसा और आपका कैश फ्लो जो है मैनेज हो जाता है, तो ये स्ट्रेटेजी सही है। लेकिन ये ऑफ़र करने के बाद पता चला कि जो पैसा आ रहा है वो इतना कम है और डिस्काउंट आप ज़्यादा दे बैठेंगे तो फिर आपको नुकसान होगा। तो कैश डिस्काउंट शुड इनकरेज क्रेडिट कस्टमर टू पे अर्लियर which would reduce the value of trade receivable and assist the company cash flow and reduce both the ratios. It might help avoid irrecoverable debts and so increase profit। के अगर कुछ कस्टमर irrecoverable debts में जाने वाले हैं कि वो पैसा ही नहीं देंगे क्योंकि साइकिल बड़ा है आपका, तो वो फिर बैंकरप्ट भी हो सकते हैं, बिजनेस भी छोड़ के जा सकते हैं, तो वो रिस्क भी आपका कम हो जाएगा। However, the cash received would be lower and as an expense in the income statement would tend to reduce profit। तो जो कैश रिसीव्ड है वो अगर लोअर साइड के ऊपर होगा और इसको एक्सपेंस बनाएंगे तो ये एक रिस्क है। तो इसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके देख लें। एक आध महीने डिसीजन ये होना चाहिए कि ये सजेशन जो है एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और इसको यूज़ करके देखना चाहिए फॉर 1 और 2 मंथ्स। फॉर 3 मंथ्स के ऊपर जाके इसको रिविजिट करना चाहिए, एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स, एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स भी कर सकते हैं। एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स दिस स्ट्रेटेजी शुड बी इम्प्लीमेंटेड। एंड 3 मंथ्स के बाद जो है इसको रिविजिट करके देखेंगे क्या हुआ। तो ये आपने देखा कि ये आपका सवाल था रेशो एनालिसिस का, यहाँ ये एंड हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।